हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज पेपर था, पेपर 1 CRSU बीएड सेकेंड ईयर का। आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। अब कल पेपर है, पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आंकलन। इसको फटाफट रिवाइज करते हैं हम। अधिगम के लिए आंकलन। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आकलन से आप क्या समझते हैं? आकलन सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सबको मालूम है कि आकलन जो है सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जो अध्यापक को यह समझने में मदद करता है कि उसका शिक्षण कैसा होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही आकलन गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया का एक भिन्न अंग है। ठीक है। बच्चों का आकलन मात्र बच्चों का आकलन नहीं होता। सिर्फ आकलन जो हम करते हैं वो सिर्फ आकलन बच्चों का नहीं होता, साथ ही साथ हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका भी आकलन होता है। शिक्षक कक्षा में आकलन करते हैं तो इस तरह वे स्वयं अपना भी आकलन कर रहे होते हैं। यदि कक्षा में ज़्यादातर बच्चे सीख रहे हैं तो शिक्षक की शिक्षण विधियां, तकनीकें प्रभावी हैं। यदि नहीं सीख पा रहे तो शिक्षक को सोचना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए, बच्चों के सिखाने के तरीके को और प्रभावी किस तरह बनाया जाए। ठीक है। इस प्रकार आकलन जो है गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ठीक है। फिर दूसरा है आकलन का मुख्य उद्देश्य। आपसे पूछ लेगा आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना और प्रत्येक बच्चे की क्षमता, उम्र और स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुंचाना। ठीक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आकलन को सीखने के साधन के रूप में देखते हैं। यह केवल पता लगा लेना कि काफ़ी नहीं है कि बच्चों का शैक्षिक स्तर क्या है। आकलन को सीखने के उपकरण के रूप में महत्व दिया जाना चाहिए, मात्र बच्चों के उपलब्धि स्तर को जानने के उपकरण के रूप में नहीं। आकलन द्वारा बच्चे के उपलब्धि स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि हम भाषा की बात करें तो अध्यापक के लिए यह जानना आवश्यक है कि बच्चे कितना पढ़ लेते हैं। रुक रुक कर प्रवाह से पढ़ते हैं, मतलब रुक रुक कर रीडिंग करते हैं, या कितने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह पाते हैं। आकलन में हमें बच्चों की सीखने की गति पर सरसरी तौर से नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि गहराई से समझना चाहिए। ठीक है। जैसे यदि वे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे तो उसका क्या कारण है? क्या वे कुछ अक्षरों को पहचानने में कमज़ोर हैं, या उनमें शब्दों या वाक्यों को एक सार्थक इकाई के रूप में पढ़ने की आदत नहीं पड़ती? यह सभी जानकारियां अध्यापक के अपने उपयोग के लिए वे अपने छात्रों को समझेंगे, उनके सीखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में हल निकालेंगे, फिर तरह तरह की गतिविधियों एवं अभ्यास द्वारा अन्य तरीकों से सीखने के लिए बच्चे को प्रेरित करेंगे। अर्थात आकलन के द्वारा शिक्षक छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करेंगे। ठीक है। आकलन यही होता है, सिर्फ अपना ही बच्चों का ही आकलन नहीं होता, अपना भी आकलन होता है कि शिक्षा की जो हम मेथड्स हैं, टीचिंग के जो मेथड्स हैं जो अपना रहे हैं हम, वो बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए, और किस प्रकार इम्प्रूव करेंगे उनको खोजना चाहिए। ठीक है। फिर आता है मापन के मुख्य तत्व कौन से हैं? मापन के 3 मुख्य तत्व हैं। कौन कौन से हैं? शील गुणों का चुनाव करना तथा उससे परिभाषित करना। सिलेक्टिंग एंड डिफाइनिंग द ट्रेट। ये क्या होता है? व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत से गुणों का समावेश होता है। जाहिर सी बात है, व्यक्ति में बहुत सारे गुण होते हैं
जिस प्रकार सागर की सभी लहरों को गिनना कठिन होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के असंख्य गुणों को अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए व्यक्ति के कुछ गुणों को चयन कर लिया जाता है, उसे परिभाषित कर लिया जाता है। भौतिक गुणों की तुलना में मानसिक गुणों को परिभाषित करना बहुत कठिन है। मापन क्रिया को आसान बनाने के लिए शील गुणों को निश्चित शब्दों में परिभाषित किया जाता है, उसकी फिर स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है। ठीक है। और सेकंड है संक्रियाओं एवं व्यवहारों को निश्चित करना, डिटरमाइनिंग सेट ऑफ ऑपरेशंस। मापन क्रिया का दूसरा पहलू उन संक्रिया विन्यासों को सुनिश्चित करना है जिसके द्वारा मनोवैज्ञानिक या मापनकर्ता ने उसके शील गुणों की व्याख्या की है। शील गुण की परिभाषा और उसमें प्रयोग संक्रियाओं के बीच आपस में संबंध स्थापित किया जाता है। अर्थात किसी कंस्ट्रक्ट को परिभाषित करने से पूर्व हम किसी कंस्ट्रक्ट को परिभाषित करने से पहले हम उसमें प्रयोग होने वाली संक्रियाओं को जोड़ देते हैं। मापन प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे दूसरे कार्य यह निर्धारित करते हैं कि शील गुणों की व्यवहारगत परिभाषा देते हुए उसमें प्रयोग होने वाली संक्रिया विन्यास को निर्धारित किया जाए। फिर थर्ड है शील गुणों को मात्रांकित करना, क्वांटिफाइंग द ट्रेट। मापन प्रक्रिया के तीसरे पहलू में उपयुक्त व्यवहारों को चुनकर अंकात्मक रूप प्रदान करना है। किस रूप में प्रदान करना है? अंकात्मक रूप। ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कौन से रूप में हम बच्चों के गुण जो हैं वो गिन सकते हैं। किस रूप में? अंकात्मक। मापन में हमें दो चीजें बताता है, कितने यानी हाउ मैनी, कितने या हाउ मच। ठीक है। गणित का एक प्रश्न पत्र एक विद्यार्थी को बहुत सरल लगता है, बहुत आसान लगता है और दूसरे विद्यार्थी को कठिन लगता है। अब इन दोनों विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर की समानता और उनके दृष्टिकोण के बारे में नहीं बता सकता। ऐसे हालात में मापनकर्ता को इन मानसिक योग्यता को ऐसी स्पष्टता देनी होती है जिससे वे हमें इसके बारे में उचित मात्रा में बता सके। ठीक है। तो ये हो गया, पहला है शील गुण का चुनाव और उसे परिभाषित करना कि सभी जो व्यक्ति हैं उनमें बहुत तरह का गुण होता है और ये हम आसानी से पता नहीं लगा सकते। मानसिक गुणों को तो बिल्कुल परिभाषित करना कठिन है, लेकिन मापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शील गुणों को निश्चित शब्दों में परिभाषित कर दिया जाता है, जैसे हमें ग्रेड दिए जाते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने बोला है क्वांटिफाइंग द ट्रेड, शील गुणों को मात्रांकित करना, अंक देना, अंक के रूप में प्रदान करते हैं उनके व्यवहारों को। ठीक है। हमें जब हमारे एग्जाम्स होते थे उसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड मिलती है और उसके अंदर डिसिप्लिन वगैरह के भी, व्यवहार के सबके ग्रेड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे अंक होते हैं। तो इन रूप में अंक देना वो सरल बना देता है। गणित का प्रश्न जो पत्र है, अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। गणित का एक प्रश्न पत्र एक विद्यार्थी को आसान लगता है और दूसरे विद्यार्थी को कठिन लगता है। ठीक है। इसकी क्या वजह है, किस प्रकार हम समझेंगे? उसके दृष्टिकोण के बारे में नहीं बता सकते हम ऐसे बुद्धि स्तर की समानता से, लेकिन ऐसे हालात में मापनकर्ता को इन मानसिक योग्यताओं को ऐसी स्पष्टता देनी होती है जिससे वे इससे बारे में उचित मात्रा में बता सकें। आपको कैसे इम्प्रूव करना है, आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है, नीचे एक लाइन लिखी होती है, हालांकि वो अच्छी ही लिखी होती है, बट उसमें जब पीटीएम वगैरह होती है तो मैम बताती है आपको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको राइटिंग की बुक सजेस्ट की जाती है। तो इस प्रकार से टीचर को चाहिए कि
बच्चों को मात्रांकित करना, ठीक है, उनके गुणों को मात्रांकित करना। संक्रियाओं एवं व्यवहारों को निश्चित करना मापन क्रिया का दूसरा पहलू है, ठीक है, जिसके द्वारा मनोवैज्ञानिक मापनकर्ता के उसके शील गुणों की व्याख्या की है। शील गुण की परिभाषा और उसमें प्रयोग संक्रियाओं के बीच में आपस में संबंध स्थापित किया है, ठीक है, उसको रिलेट किया जाता है एक दूसरे से। फिर उसके बाद है मापन की विशेषताएं क्या हैं। मापन की विशेषताएं क्या हैं? मापन की विशेषताएं क्या हैं? शैक्षिक मापन की विशेषताएं, मापन के निरपेक्ष शून्य बिंदु यानी एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता, वह किसी काल्पनिक मानक के सापेक्ष होता है। मापन में इकाइयां निश्चित नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानक एक जैसा नहीं होता, ठीक है, मानक मतलब उनकी जो बुद्धि का स्तर है वो एक जैसा नहीं होता। हम किसी व्यक्ति की संपूर्ण बुद्धि का पूर्ण रूप से सही अनुमान नहीं लगा सकते। किसी की शक्ल देखकर या फिर उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर हम उसकी बुद्धि का जो है पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कईयों का जो ध्यान है वो पढ़ने में अच्छा होता है, कईयों का खेलने में अच्छा होता है, तो ठीक है, सबका अलग अलग है विकासात्मक का। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई कैसे अच्छा है, ठीक है, तो हम ऐसे पता नहीं लगा सकते किसी का। किसी व्यक्ति की उपलब्धि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता, बल्कि किसी अन्य कार्य या व्यवहार से मापा जाता है। मापन किसी व्यक्ति की विशेष उपलब्धि का मापन शुद्धता से करता है। मापन व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायता करता है। मापन का प्रयोग आत्मनिष्ठ मूल्यांकन की तुलना में लाभदायक है, ठीक है। ये हो गए हमारे विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक। मापन किसी व्यक्ति की विशेष उपलब्धि का मापन शुद्धता से करता है, एकदम शुद्धता होती है, और ये कब होती है? आत्मनिष्ठ मूल्यांकन की तुलना में लाभदायक है। मापन का प्रयोग सब्जेक्टिव मूल्यांकन की तुलना में लाभदायक है, ठीक है। फिर उसके बाद है मापन के उद्देश्य का वर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मापन के उद्देश्य लिखकर नीचे ऑप्शंस दे देगा आपको, और उसमें सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा मापन के उद्देश्य सही है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसके द्वारा उनके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास की ओर ध्यान देते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में हुए परिवर्तनों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में गुणों, योग्यताओं और कौशलताओं के आधार पर असमानताएं होती हैं। यदि एक बच्चा किसी काम को ठीक ढंग से करता है और दूसरा बच्चा भी उस काम को ठीक ढंग से कर सके, विभिन्न परीक्षणों के द्वारा व्यक्तिक भिन्नताओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। शिक्षक और अभिभावक दोनों को भी बच्चों को समझने में परीक्षण सहायता करते हैं। ऐसा तभी संभव होता है जब हमें मूल्यांकन उद्देश्यों की जानकारी हो, ठीक है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि मूल्यांकन कैसे करना है, कैसे जांचना है बच्चे को, अगर वो रुक रुक के पढ़ रहा है तो हमें कैसे जांचना है, तो हम मूल्यांकन कर ही नहीं पाएंगे, मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे ही नहीं। सामान्य रूप से मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है मूल्यांकन के? सामान्य रूप से मूल्यांकन शिक्षकों एवं अभिभावकों को बच्चों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देता है। उनके अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं उनकी जानकारी देता है, ठीक है। मूल्यांकन छात्रों और छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक क्रियाओं को कार्यान्वित करने में, योजना बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। योजना बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। किस प्रकार से छात्र को सिखाना है, उनका स्तर क्या है, उसी हिसाब से तो शिक्षक मूल्यांकन करेगा,
है ना। ये नहीं कि उसका स्तर जो है बिल्कुल फर्स्ट लेवल का है और हमने उसको दे दिया पढ़ने के लिए सेकंड लेवल का और हम उसको जांच रहे हैं उसके हिसाब से। मूल्यांकन उसके बौद्ध स्तर के हिसाब से ही होगा। ठीक है। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक को छात्रों के अध्ययन और उसके विकास का पता लगता है कि उसका कितना विकास हुआ है, कितना सीख पाया है। ठीक है, वो पता चलता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों एवं अभिभावकों को बच्चों की आवश्यकता और कुशलताओं को समझने में सहायता मिलती है। मूल्यांकन शिक्षकों और छात्रों को स्वयं का विकास करने में भी सहायता करता है। मूल्यांकन शिक्षकों और छात्रों को ऐसे उद्देश्य की जानकारी देता है जिन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। मूल्यांकन शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता की जांच करता है। मूल्यांकन के द्वारा यह भी जानकारी मिलती है कि निर्धारित उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के कार्य क्षेत्र क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन किस प्रकार होता है, मूल्यांकन की आवश्यकता का वर्णन, परीक्षा का अर्थ क्या है, परीक्षा के उद्देश्य क्या हैं, परीक्षाओं के गुण क्या हैं और अन्य कहीं बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें हमारी यूनिट 1 है जो हमारी शाम तक हमारी यूनिट 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 जो है हम एक बार रीड आउट कर लेंगे। आज का देखा होगा आपने पेपर कितना इजी आया था। ऐसे ही एग्ज़ाम में पेपर आएंगे और आपसे ट्रिकी क्वेश्चंस जैसे आज पूछे थे 2 में जो जॉन डीवी और का एग्जाम्पल पूछ लिया था और बच्चे कह भी रहे थे कि हमें जो विद्वानों के नाम हैं उनमें कन्फ्यूज़न हो रही है। तो मैं इसके लिए अलग से, जबकि मैंने आपको करवाया था सुकरात के क्वेश्चन, जॉन डीवी के, केन पार्सले के, तो यही सब थे क्वेश्चंस, बस थोड़ा घुमा के दिया हुआ था, इजी वे में पूछा हुआ था, हमने कठिन वे में किया था। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स।